नमो नमः। संस्कृत सागर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूँ डॉक्टर सपना। आज जिस विषय पर मैं आपसे थोड़ी चर्चा करने जा रही हूँ वह है कवि कुलगुरु कविवर कालिदास विरचित अनुपम कृति अभिज्ञान शाकुंतलम। यह प्रसिद्ध नाटक केवल कालिदास की रचनाओं में श्रेष्ठ है ऐसा नहीं है, अपितु यह तो संस्कृत नाटक मणिमाला का वह सुमेरु है, महनीय मध्य मणि है, जिसकी आभा से संपूर्ण नाट्य साहित्य प्रकाशमय है। न केवल भारतीय आलोचक वरन पाश्चात्य विद्वानों ने भी इसे अत्युत्तम श्रेष्ठ नाटक माना है। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, यह कथन अत्यंत प्रसिद्ध है। स्वस्थ आनंद की सृष्टि करना ही काव्य सर्जना का उदात्त लक्ष्य है, जो संस्कृत साहित्य में विशेषतः मान्य रहा है। संस्कृत काव्य शास्त्र के अनुसार काव्य शब्द अपने व्यापक अंतराल में साहित्य की समस्त विधाओं को सन्निहित किए हुए हैं। गद्य पद्य गद्य पद्य मिश्रित सभी प्रकार की रचनाओं के लिए काव्य शब्द का प्रयोग किया गया है। काव्य में मानव मन के भावावेश में क्षणों का उद्रेक रहता है। वह उद्रेक जीवन की विविध स्थितियों से संपृक्त होकर एक ओर जहाँ प्रत्यक्ष जीवन का अभिभावक होता है, वहाँ अंतश्चेतनाओं एवं रसान्वित आनंदमयी स्थितियों का परिचायक भी होता है। इसी कारण उससे प्राप्त आनंद को ब्रह्मानंद सहोदर आनंद का सृजक कहकर सर्वत्र मान्यता प्रदान की गई है। काव्य के व्यापक एवं मुक्त संसार में आकर प्रकृति के जड़ एवं स्पंदन विहीन तत्व भी सचेतन एवं मानववत व्यवहार करते हुए दिखाई देते हैं। वास्तव में काव्यमयता समस्त तत्वों एवं उपादानों में नवीन प्राणों का संचार एवं स्पंदन कर देता है। ऐन्द्रिक अनुभूतियों की दृष्टि से भारतीय आचार्यों द्वारा काव्य के प्रमुख दो भेद माने गए हैं। पहला दृश्य काव्य और दूसरा श्रव्य काव्य। इनमें से पहले भेद का आस्वादन नयनेन्द्रियों और श्रवणेन्द्रियों दोनों के सामंजस्य पर निर्भर करता है। काव्य के दूसरे प्रकार में श्रवणेन्द्रियों का ही प्रमुख महत्व है। दृश्य काव्य के रूपक और उपरूपक नाम से दो भेद प्रमुख और उनके भी क्रमशः 10 और 18 उपभेद माने गए हैं। समग्र रूप से आज नाटक ही इनमें अधिक महत्वपूर्ण एवं मान्य ग्राह्य है। दृश्य होने पर भी नाटक का महत्व उसमें अंतःस्यूत रस धारा के कारण ही अधिक है। नाटक में रस एवं भाव जागृति के लिए ताल लयाश्रित नृत्य एवं नृत्य की प्रधानता तो रहती ही है, पर रस परिपाक का महत्व सर्वोच्च है। यह रस परिपाक भावानुकृति से ही संभव होता है। इसी कारण भारतीय एवं पाश्चात्य सभी विद्वान नाटक में भावों के अभिनय को विशेष महत्व देते हैं। नाटक में कला, ज्ञान, नैतिकता आदि समस्त भाव एवं तत्व समाहित हो जाते हैं। इसी कारण भरत मुनि ने कहा है, न तज् ज्ञानम न तच्छल्पम न सा विद्या न सा कला न सा योगो न तत्कर्म नाट्यस्मिन् यन्न अदृश्यते। नाटक आनंद एवं विश्राम का विधान तो करता ही है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि चतुष्वर्ग का भी प्रदाता कहा गया है। वह जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में भी प्रेरणादायक एवं नवचेतनाओं का उत्प्रेरक माना जाता है। इसका सर्वस्व सर्वसामान्य तक को भी सहज उपलब्ध होता है। मूर्त विधान के कारण वह सहज गम्य भी है। इसी कारण प्राचीन आचार्यों ने काव्यों में नाटक को रम्य कहा है। नाटक में विशेष हृदयग्राही निर्वाचित आयाम ही स्वरूप एवं आकार ग्रहण कर सहृदय दर्शक को आत्मविभोर करने में सक्षम होते हैं। नाटक में रस की प्रधानता सर्वमान्य है। उसके वस्तु, नेता, अभिनय आदि अन्य तत्व समग्रतः रस के साथ जुड़े रहते हैं। वह समग्र जीवन को कुछ आयामों के माध्यम से ही स्पर्श करके अभिव्यक्त कर देता है। रस के साथ शिक्षा और उपदेश भी प्रदान करता है। नैनानुरंजक रहते हुए भी वह हृदयग्राही एवं अनुरंजक होता है।
नाटक अपने अंतराल में उपन्यास, महाकाव्य आदि के आदर्शों को समेटे रहता है। अन्य ललित कलाओं का सामंजस्य भी इसमें हो जाता है। अतः काव्येषु नाटकम रम्यम उक्ति सार्थक है। काव्य जगत के दैदीप्यमान नक्षत्र महाकवि कालिदास की काव्य प्रतिभा की व्याख्या को शब्द सीमा के अंतर्गत समाहित करना असंभव सा प्रतीत होता है। उनकी काव्य कुशल लेखनी से कोई भी विषय अछूता नहीं रहा है। वो जितने कुशल महाकाव्यकार थे उतने ही कुशल नाटककार भी थे। यूँ तो उनकी प्रत्येक कृति साहित्य जगत में एक अनूठा उदाहरण है, किंतु अभिज्ञान शाकुंतलम में उनकी नाट्य कला अपने चरम विकसित रूप में प्रकट हुई है। यह एकमात्र ऐसा नाटक है जिसका अनुवाद विश्व के लगभग सभी महत्वपूर्ण भाषाओं में हो चुका है। भारतीय आलोचकों को ही नहीं अपितु विदेशी आलोचकों ने भी इस नाटक के महत्व पर प्रकाश डाला है। इसके सौंदर्य से प्रभावित होकर जर्मन कवि गेटे कहते हैं, यदि यौवन वसंत का पूर्ण सौरभ और गर्मी का मधुर परिपाक अथवा अंतःकरण को अमृत के समान तृप्त एवं मुग्ध करने वाली वस्तु का अवलोकन करना चाहते हो अथवा स्वर्गिक तथा पार्थिव इन दोनों को एक साथ देखना चाहते हो तो अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन करो। इस नाटक में राजा दुष्यंत तथा शकुंतला की कथा वर्णित है। इस पौराणिक कथा को शब्द शिल्पी कालिदास ने अलंकृत कर एक सौंदर्यपूर्ण भव्य प्रासाद का निर्माण किया है। कविवर कालिदास के इस नाटक का नायक देव पात्र न होकर इस धरती का पात्र है, जिसमें कुछ देव तुल्य गुण भी विराजमान हैं, किंतु कालिदास ने उसके मानवीय गुणों को ही अधिक प्रश्रय दिया है। घटनाक्रम दैनिक एवं व्यावहारिक जीवन से संबंधित है, इस कारण इसका वर्णन अधिक सजीव एवं सहज गम्य है। जिस प्रकार प्रकृति अपने सहज रूप में सुंदर, सरस, सहज एवं पूर्ण है, उसी प्रकार इस नाटक की परिकल्पना एवं परिवेश भी सहज, सुंदर, पूर्ण एवं मनोहारी है। सौंदर्य, पवित्रता, मादकता, निश्चलता, उदारता, दयालुता, आंतरिक एवं बाह्य सौंदर्य, श्रृंगार का दोनों पक्ष, सूक्ष्म प्रेम, वात्सल्य आदि का एक स्थान पर जो मंजुल सामंजस्य अभिज्ञान शाकुंतलम में हुआ है, वह साहित्य जगत में अन्यत्र तो सर्वथा दुर्लभ है। इसमें ग्राम्य जीवन की भी सहजता है तो नगर में व्याप्त भ्रष्टाचार आदि मनोवृत्तियों का परिचय भी है। नारी की निश्चल एवं सरस स्नेह की छाया, त्याग और समर्पण भाव है तो उसके जीवन के अस्तित्व बोध, अधिकार आदि की शाश्वत समस्या भी है। यह नाटक अपने अंतराल में एक ऐसी व्यापक पयपूर पयस्विनी की तीव्र, शांत एवं स्निग्ध धारा सहेजे हुए है जो सभी दृष्टियों से मानव मन और जीवन को आप्लावित कर सकने की क्षमता रखती है। यह नाटक 7 अंकों में विभाजित है। इस नाटक का आरंभ दुष्यंत के आखेट अभियान से होता है, जहां उसे अंतःपुर की रानियों में भी अप्राप्य सौंदर्य के दर्शन होते हैं, जिसे देखते ही वह कह उठता है, अहो मधुर माशाम दर्शनम। राजा आश्रमस्थ कन्याओं का सौंदर्यपान लताओं की ओट से करता है। आश्रम की उन सर्वांग सुंदरी वनिताओं को देखने के पश्चात राजा दुष्यंत की मनोभावों का बहुत मनोहारी चित्रण कविवर ने किया है। रस सिद्ध कविवर कालिदास के इस नाटक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें सर्वत्र श्रृंगारिकता होते हुए भी कहीं उच्छृंखलता का पुट नहीं है। नाटक के प्रथम 3 अंकों में यौवन, सौंदर्य, प्रेम के नितांत मादक क्षणों को स्वरूप एवं आकार प्रदान किया गया है। इस कारण उनका विशेष महत्व है, किंतु इसके चतुर्थ अंक की विशिष्टता अतुलनीय है। इसमें नाटक की कलात्मकता अपने चरम रूप में प्रकट हुई है। अतः यह उक्ति प्रसिद्ध है, काव्येषु नाटकम रम्यम तत् रम्या शकुंतला तत्रापि च चतुर्थो अंको तत् श्लोक चतुष्टयम। चतुर्थ अंक में गर्भिणी शकुंतला की कण्वाश्रम से विदाई की दृश्यांकन का स्वाभाविक, व्यावहारिक,
जीवन और कला की स्वाभाविकता का चरम रूप हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है। इस प्रसंग में कवि ने प्रकृति का मानवीकृत रूप चित्रण कर प्रसंग में और भी अधिक मार्मिकता एवं स्वाभाविकता का समावेश किया है। भारतीय संस्कृति में विवाह और कन्या विदाई का जो महत्व है वह भी यहाँ अपना चरम उत्कर्ष लेकर अभिव्यक्त हुआ है। अपनी पुत्री के विदाई से कण्व अत्यंत दुखित हैं और शकुंतला एक ओर जहाँ अपने प्रिय से मिलने के लिए उत्सुक है, वहीं दूसरी ओर वह अपने प्रियजनों से बिछुड़ने के कारण भाव विह्वल हो रही हैं। कण्वाश्रम के लताओं, पेड़ पौधों, पशु पक्षियों, गर्भिणी हिरणी तथा अपनी प्रिय सखियों अनुसुईया एवं प्रियंवदा आदि से विदाई लेती हैं तथा उन्हें एक एक वस्तु का ध्यान रखने एवं उनके समाचारों को सूचित करने की बात कहती हैं। तो इस दृश्यावलोकन से सहृदयों की तो बात ही क्या, सर्वत्यागी वनवासियों के नेत्र भी सजल हो जाते हैं। 7वें अंक में विरहिणी शकुंतला का विरह व्यथा से पीड़ित दुष्यंत से पुनर्मिलन का दृश्य भी अत्यंत भावात्मक और मनोहारी है। इस प्रकार प्रथम मिलन से लेकर अंतिम मिलन तक के क्षण मानो साकार होकर रस का अजस्र निर्झर प्रवाहित करने लगते हैं और दर्शक का मन भाव विभोर उसकी उज्ज्वल उर्मियों में भाव मोहित सा होकर रह जाता है। इस नाटक के संबंध में कविंद्र रविंद्र का कथन सत्य ही है कि शकुंतला के आरंभ के सौंदर्य ने मंगलमय परिणति से सफलता प्राप्त मर्त्य को अमृत के साथ सम्मिलित करा दिया है। अतः यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। बहुत बहुत धन्यवाद।